यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं अगर आई डॉट आई की मल्टीप्लाई करी जाए तो क्या होता है 1, यानी कि समान सदिश अगर हैं तो उसका 1 होता है, तो यानी आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे का भी मान 1 होता है और के डॉट के का भी मान 1 होता है। यानी समान सदिश हैं तो इनका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर इनके बीच क्रॉस अगर की बात आ जाए तो अगर समान सदिश हैं तो क्रॉस कितना होता है 0। ठीक, इस तरीके से आई जे समान 0 होगा और के भी समान क्या होगा 0। तो समान सदिश हैं तो डॉट बीच में लगा है तो 1 होगा और अगर क्रॉस लगा है तो 0 होगा। ठीक, यहीं पर अगर जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं आई हुआ, आई के बाद क्या आएगा जे आएगा और जे के बाद क्या आएगा के आएगा। तो अगर यही आपके क्रम से लिखे हुए हैं, ठीक, क्या लिखे हुए हैं क्रम से के बाद आई, तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा आई डॉट आई जे के, यानी जे के बाद के, ठीक, जे के बाद क्या लिखा है के, तो क्रम से आया, क्रम से आया तो अगला हमारे पास क्या हो जाएगा आई, क्रम से आया है तो अगली इकाई सदिश की लंबवत होती ना, यहाँ पर इसको कहते हैं लंब सदिश। समान का लंब सदिश क्या हो जाए 0, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से क्रम से दिया है तो इसकी अगली लंब सदिश यानी आई जे के एक दूसरे के सब लंबवत ही तो होती हैं, तो इसलिए जे और के क्रम से तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हमने जे लिख दिया और यहाँ पर आपका जे और के यहाँ पर भी आई हो जाएगा और यहाँ पर आई और जे आई जे, तो आई जे की जगह पर भी आपका के हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं आई डॉट आई समान है तो इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या है ये आई लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है आई, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर के डॉट के इसका ही मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर इस तरीके से 3 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने उत्तर कौन सा बना रखा है, उत्तर 1 बना रखा है, तो 1 के कारण अगर हम इसको अब यहाँ पर जे कर लें और इसको आई कर लें तो अब हमारे पास क्या है, ये तो आपका क्या रहा जे कैप, क्या रहा जे कैप, यहाँ पर आई के, तो आई के यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, आई के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो रहेगा तो जे ही, लेकिन क्या रहेगा आगे आपका ये माइनस का हो जाएगा। अब अगर माइनस का हो जाएगा तो इसका मान जे और जे रहेगा तो एक ही, लेकिन कैसा रहेगा माइनस में रहेगा, तो इसे एक कट जाएगा तो अब आपका क्या है एक आंसर आ जाएगा। तो अगर एक आंसर अगर है तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन दिया हो हमने दोनों मेथड बताने के लिए ऐसा किया है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि सदिश इतना तथा सदिश इतना एक दूसरे पर लंब है तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, मान लो पहले सदिश को हम वेक्टर ए मान लेते हैं, दूसरे सदिश को वेक्टर बी मान लेते हैं, तो चूंकि लंब सदिश अगर हैं, ठीक, तो लंब सदिश होते हैं, लंब सदिश हैं तो इसलिए इनका बिंदु गुणनफल जो होगा यानी ए डॉट बी का जो मान होगा वो कितना आएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के लंब सदिश हैं। तो ए का मान हमारे पास 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, 4k आपका ये बराबर कितना है 0। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब भी बिंदु गुणा होती है तो समान समान की 1 हो जाएगी, बाकी विपरीत 0 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर अगर विपरीत आई जे कर दे तो कितना आएगा 0, जे के कर दे तो कितना आएगा 0, ठीक, के इंटू आई कर दे तो कितना आएगा 0, यानी विपरीत की गुणा क्या होगी 0। तो यहाँ पर 5 और 2 10 आपका हो गया। ऐसे लेमडा और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 लेमडा प्लस 4 2 8 बराबर 0। तो आपका ये कितना रहा 18 माइनस 3 लेमडा बराबर 0, यानी लेमडा बराबर कितना रहेगा आपका 6 मान रहेगा। यहाँ पर आगे क्या है, सदिश इतना तथा सदिश इतने के बीच का कोण ज्ञात करना। यानी दो सदिश दिए हैं, जैसे मान लो पहली सदिश को हम वेक्टर ए ले लेते हैं 3i माइनस 2j प्लस का के कैप, दूसरा सदिश वेक्टर बी ले लेते हैं और इन दोनों ही सदिशों के बीच हमको जो है कोण ज्ञात करना है। ठीक, दोनों ही सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना। तो पहले जो सदिश दी है इनका हम लोग मापांक ज्ञात कर लेंगे। मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर और जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 1, अर्थात यहाँ पर कितना आने वाला है 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि आ गया आपका ये 10। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम वेक्टर बी का मापांक निकाल लेते हैं तो क्या रहेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है कुछ नहीं माना गया तो 1 मान लोगे तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर। ठीक,
और यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर आपका 4 रहा प्लस 1 रहा प्लस 9 रहा, तो यहाँ पर भी आपका कितना रहा, रूट 14। ठीक, यहाँ पर भी रहा आपका रूट 14। अब आगे यहाँ पर जैसे बीच का कोण ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि माना बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब जब भी बीच का कोण ज्ञात करना हो तो हम लोग कास थीटा वाला ही डालेंगे फॉर्मूला, हालांकि साइन थीटा का भी डाल सकते हैं लेकिन कास के ही पदों में बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र होता है ए डॉट बी बटे ए का मापांक और बी का मापांक। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। तो यहाँ पर अब क्या है, जैसे कास थीटा बराबर ए का मान हमारे पास क्या है, तो ए का मान जो है वो क्या है, 3i माइनस का 2j प्लस का k डॉट बी का मान क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपान ए का मापांक यानी कि रूट 14, बी का मापांक यानी कि रूट 14। ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर की पिछली तरह मल्टीप्लाई करते हैं, आई करोगे तो यानी 3 दूना 6 माइनस का 2 प्लस का 3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई हो गई और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई। नीचे आपका रूट 14 है तो रूट 14 यानी 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7/14 यानी कि हमारा कास थीटा बराबर 1/2। अगर ये कोण बन रहा है कास 60 का तो लिख लेते हैं 60, नहीं बनता तो ही इन्वर्स में लिख दिया जाता। 60 को हम π/3 लिखते हैं, तो चाहे रेडियन में आंसर लिख लो चाहे लिख लो। ठीक, अब अगला हमारे पास क्या है कि वेक्टर ए बराबर ये दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर ये दिया हुआ है, तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप पूछ रहा है। ठीक, तो जिस पर कहे वो नीचे रहेगा, जैसे बी पर कह रहा है तो बी का मापांक नीचे रहेगा, ऊपर बिंदु गुणनफल तो इनका रहेगा ही रहेगा। ठीक, बिंदु गुणनफल तो रहेगा ही, लेकिन जिस पर कहेगा उसका माप क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो ए डॉट बी, तो पहले ए और बी के मान रख लेते हैं, 2i 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट यहाँ पर i प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपान यहाँ पर b का मापांक, तो b हमारे पास इसका मापांक लेंगे अर्थात अंडर रूट i कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पर मल्टीप्लाई क्या रहेगी, इनकी इससे इनकी इससे, तो ऊपर करेंगे हम 2 रहेगा और प्लस 3 दूना 6 रहेगा प्लस 2 रहेगा, और नीचे का मान कितना आ गया आपका 2 का वर्ग 4 और 1 5 और 1 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर कितना रहेगा 6 2 8 2 10 बटा रूट 6। और इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, रूट 6 से गुणा भाग कर लें, तो ऊपर आपका 10 रूट 6 रहा और नीचे कितना रहा 6। इसको हम चाहें तो आगे हल करें तो 2 3 6 2 5 6 10 यानी कितना हो जाएगा 5 रूट 6/3। ये इसका क्या रहा प्रक्षेप, चाहेंगे तो इसको प्रक्षेप है एक माप के रूप में, तो इसको मात्रक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इतना दिया है, इसकी दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है और उसके बाद इसकी हमको इकाई सदिश भी ज्ञात करनी है। तो दिक्कोजिया के लिए मान लेते हैं यल एम है, तो उस तरीके से जब दिक्कोजिया जब निकालनी होती है तो लिखते हैं यल बराबर, या मान लो लिखना चाहें तो कास अल्फा बराबर लिख सकते हैं। क्या सूत्र होता है, आई कैप का गुणांक बटे जो भी सदिश निकाल रहे हो उसी का मापांक। जिस सदिश का हमें दिक्कोजिया निकालनी है तो सदिश का यहाँ पर क्या रहेगा, मापांक रहेगा। तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लोगे बटे इसी का मापांक यानी 1, यहाँ पर 1 तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 1 बटे नीचे क्या रहेगा आपका 2 का वर्ग 4 और 2 6। इस तरीके से अगर हम यम बराबर निकाल लेते हैं तो उसको हम कास बीटा बराबर कह देंगे। यही सूत्र रहता है आपका, क्या रहेगा जे कैप का गुणांक बटे सदिश का मापांक। तो यहाँ पर भी जे कैप का गुणांक 1 है और मापांक ही रूट 6 निकलेगा। यन बराबर कास गामा
और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, इनमें जो क्या होता है वर्गों का योग कभी आवश्यकता पड़े तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये कभी कभी होता है ना, दिखाओ कि दिक्कोजाओं के वर्गों का योग एक होता है। तो उस कंडीशन में एक सदिश मान ली जाती है कि कोई भी सदिश, जैसे वेक्टर ए मान लिया गया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ऐसे कोई सदिश मान ली जाती है और सदिश मानने के बाद यही फार्मूले डाले जाते हैं, फिर वर्गों का योग दिखाया जाता है। तो अगर कभी आए पेपर में तो कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर भी अगर हम आगे हल करते हैं तो इसमें भी वही रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, के कैप का गुणांक बटा सदिश का मापांक। तो के कैप का गुणांक यहाँ पर -2 है, सदिश का मापांक कितना है √6। तो यानी जब हम लोग दिक्कोजाएं कभी लिखेंगे आंसर, ठीक, तो क्योंकि दिक्कोजा एक समूह होता है तो इसलिए एक साथ लिखोगे। जैसे 1/√6 1/√6 निकला, दूसरा कितना निकला -2/√6। तो इस तरीके से समूह के रूप में लिखोगे। अब यहीं से अगर आपसे पूछ बैठे इकाई सदिश, तो कोई भी सदिश की अगर इकाई सदिश ज्ञात करनी होती तो हम लिखते हैं सदिश बटे सदिश का मापांक, यही लिखते हैं। ठीक, सदिश बटे सदिश का मापांक। तो यहाँ पर सदिश हमारे पास क्या दी हुई थी, तो सदिश दी हुई थी i + j - 2k के बटे सदिश का मापांक √6 निकाला था, तो यही रहेगी इकाई सदिश। चाहें तो यहाँ पर जो लिखे हैं ये इनको हम दिक अनुपात के रूप में लिख लेंगे, जैसे 1/√6 इंटू आई कैप लिख लो, 1/√6 इंटू जे कैप लिख लो, और -2/6 और इसको के कैप लिख लो। तो ये भी आपकी क्या है सदिश, यही √6 अगर आप जो है ये अलग अलग लिख लो तो ऐसे तो हो जाएगा। तो जब भी हम लोग अलग दिक्कोजा निकालते हैं, अगर उसको आई कैप जे कैप लिख देंगे तो ये जो सदिश प्राप्त होती है वो दी गई सदिश की ही क्या होती है, इकाई सदिश होती है। ठीक, तो कभी डायरेक्ट कभी जरूरत पड़े तो याद रखना ये क्या होती है, इकाई सदिश। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर सदिश दी हैं, ए और बी की लंब सदिश याद करनी है। तो यानी यहाँ पर ए व बी की, यहाँ पर वा लिखा हुआ है, वा की लंब सदिश। ठीक, वा मतलब नहीं, ए और बी की लंब सदिश। ठीक, तो कभी भी किसी दो सदिशों की लंब सदिश ज्ञात करनी होती है तो हम उसका क्या ज्ञात करते हैं, क्रॉस। क्या ज्ञात करते हैं उसका, क्रॉस। और क्रॉस कैसे क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं आई जे और के, और नीचे इन्हीं के गुणांक लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर 1 1 1 और अगले वाले में 2 3 -1 2 3 -1। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं आई कैप लिख दिया, माइनस का जे कैप लिख दिया, प्लस का के कैप लिख दिया, और इसको साड़ी की सहायता से हल कर लेते हैं। क्या हल होगा, जैसे आई कैप लिखा, तो जब आई कैप लिखा है तो फिर आपको क्या करना है, आई की पंक्ति और आई का कॉलम हटा देना है, बाकी जो बचेंगे इनको सॉल्व करोगे। इसमें ये वाला पहले लिखते हो तो यहाँ पर -1 रहेगा, और इसकी विपरीत गुणा जो है निशान बदल देते हो, 3 एकम 3 हो गया आपका माइनस का। इस तरीके से जे कैप वाला लेंगे तो इसमें क्या रहेगा, -1 रहेगा और -2 रहेगा। के कैप वाला लेंगे तो इसकी गुणा 3 रहेगी और यहाँ पर -2 रहेगा, ये सभी लोग जानते रहो। तो यहाँ पर कुल मिला के आपका कितना आ गया, -4 आई कैप, और यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा आपका 3 जे कैप, और यहाँ पर प्लस का के कैप। तो ये जो सदिश निकली है ये सदिश क्या है, इन दोनों की ही लंब सदिश है। ठीक, अभी सपोज दैट पूछ रहा होता, हम इसी में बता रहे हैं, अगर मान लो ये जो सदिश दी हुई है ये कहता किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं, जैसे अगले में कह रहा है संलग्न भुजाएं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या डाल लेंगे, जैसे जो यानी यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 A क्रॉस B का मापांक। यानी अभी अगर ये भुजाएं होती किसी त्रिभुज की संलग्न, तो कहीं किसी भी प्रश्न में अगर पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, तो आपको इस सूत्र का पालन करना है। इस सूत्र में आपका क्या है, A क्रॉस B निकाला गया, तो A क्रॉस B हमने आपको इसमें बता ही दिया, और उसी का मापांक यानी जो सदिश निकला इसका मापांक। अगर अभी हम इसका मापांक निकालने लगे तो क्या निकालेंगे, √, यही 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी किसी भी प्रश्न में कह रहा हो, जैसे अगले प्रश्न में है, यदि भुजाएं चतुर्भुज की समांतर त्रिभुज की भुजाएं छिद्र हों तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, यदि विकर्ण है तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर ये भुजाएं आपकी विकर्ण है, मान लो ये त्रिभुज के क्या हैं, वो मतलब त्रिभुज तो हो ही गया, समांतर त्रिभुज की अगर संलग्न भुजाएं हैं तो समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल सीधे होगा क्षेत्रफल का सूत्र A क्रॉस B, मतलब उसमें A क्रॉस B ही निकाल लेंगे।
ठीक। अच्छा, मात्रक तो अवश्य लिखेंगे, जो भी है वर्ग मात्रक इस तरीके से अवश्य लिखेंगे। तो अब अगर ये विकर्ण कह रहा है, ठीक, अगर ये विकर्ण कह रहा है तो यहाँ पर अगर विकर्ण कह रहा है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहेगा, 1/2 a क्रॉस b। ठीक, अगर विकर्ण कहेगा तो ये सूत्र पड़ेगा। अगर भुजाएं होंगे तो समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहेगा, और त्रिभुज है तो त्रिभुज के लिए हमने बता ही दिया, इसको आप अपने आप लगा लेंगे। आगे क्या है, आगे में क्या रहेगा कि 1 2 3 बिंदु दिए हैं, एक समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो अगर पहली त्रिभुज, ये हम इसको भुजाएं दी हैं, ठीक, क्या दी है, भुजाएं। कभी कभी बिंदु दे रखा है होता है, तो मान लो अगर ए बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया है, सी, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, मतलब बी के से ए घटा देंगे, फिर ए बी के बाद जो है बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वही करोगे। तो ए बी बी सी ए निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लो भुजाएं दी हैं, तो पहली भुजा को ए बी मान लो ए बी, वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i माइनस का j प्लस का k, ठीक। और दूसरी भुजा बी सी दी हुई है, वो क्या दी हुई है आपकी, जो है i 3j माइनस का 5k। और तीसरी भुजा हमारे पास, जो वेक्टर सी ए दी है वो मान लेते हैं 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। अब दिखाना है ये कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण दिखाना हो या समद्विबाहु दिखाना हो या विषमबाहु दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो, सबसे पहले जो भी भुजाएं दी हैं उनका हम मापांक ज्ञात करेंगे। ठीक, क्या ज्ञात करेंगे, मापांक। और अभी हमने बताया था भुजाएं नहीं दी तो पहले भुजा बना ली जाती, अगर बिंदु दिए होते तो भुजाएं बना ली जाती। तो मापांक ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 का वर्ग 4 और 2 6। इस तरीके से अगर हम बी सी का मापांक लिखेंगे तो आई का गुणांक, यानी कि यहाँ पर 1 का वर्ग और 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। हालांकि यहाँ पर माइनस दिए हुए हैं, चाहे तो हम माइनस करके लगा सकते हैं, चाहे तो माइनस करके लगा सकते हैं, लेकिन वर्ग में कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर 1 9 और 25, तो आपका कितना हो गया आपका, यानी कि 35। यहाँ सी ए निकाल लेते हैं, तो सी ए में क्या है, 3 का वर्ग 4 का वर्ग फिर 4 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर 9 16 16। तो 16 16 आपका कितना हो गया, 32, और 32 में कितना हो गया, 41 हो गया। अब यहाँ पर कोई भी बड़ी भुजा देखते हैं समकोण के लिए। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, समकोण के लिए। समकोण के लिए बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर है, अन्य भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर है तो क्या रहेगा, समकोणी रहेगा। तो इसमें बड़ी भुजा कौन दी हुई है, तो बड़ी भुजा √41 है, तो यहाँ पर √41 का वर्ग लिख लेते हैं, और अन्य भुजाएं √6 का वर्ग और √35 का वर्ग। तो यहाँ पर 41 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ पर आपका 35 रहेगा, तो कुल मिला के 41 बराबर 41 आ गया। तो बराबर आया, इसलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक, अगर बराबर नहीं आया होता तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होते। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे कह रहा 3 सदिश इस प्रकार हैं यहाँ पर कि ए बी सी 3 सदिश इस प्रकार हैं कि आपको a + b इतना दिया हो तो इतना दिखाना है। ठीक, तो कई बार लगा चुके हैं, जैसे मान लो चूंकि हमारे पास वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c = 0 दिया है, तो यहाँ पर क्या दिखाना है, क्रॉस। क्या दिखाना है, क्रॉस। अगर क्रॉस दिखाना है तो हम इसको क्रॉस यानी सदिश गुणा करेंगे, अगर डॉट दिखाना होता है तो अदिश गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेक्टर a से गुणा। a से गुणा लिखेंगे तो a क्रॉस a + b + c = 0। तो a से गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं अगर समान सदिश गुणा करेंगे समान की तो कितना हो जाएगा, 0। यानी पहले गुणा कर लेते हैं a क्रॉस a क्रॉस b, और गुणा करते समय जो पहले वही पहले रहेगा क्योंकि सदिश गुणा है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ac। अब इनकी गुणा क्या हो जाएगी, 0, यानी a क्रॉस b ऐसे लिख लेते हैं और a क्रॉस c = 0। अब यहाँ पर a क्रॉस b बराबर माइनस का a क्रॉस c, क्योंकि ये सदिश गुणा है
तो अगर इसको हम परिवर्तित करें a क्रॉस c को c क्रॉस a करेंगे तो यहाँ आगे प्लस हो निशान हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर इसी को क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं वेक्टर b से गुणा। वेक्टर b से अगर हम गुणा करेंगे तो वेक्टर b गुणा a प्लस b प्लस c बराबर 0 लिख लोगे। तो यहाँ पर गुणा क्या आएगी, ba प्लस bb प्लस bc बराबर 0। तो यहाँ पर तो ba आपका रहा और यहाँ पर समान है तो 0 हो जाएगा और bc लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, bc आप इधर ही पड़ा रखो, ba को उधर ले जाओ तो उधर माइनस का हो जाएगा। फिर इस माइनस को अगर प्लस बनाना चाहें तो स्थिति बदल दें, ab लिख दें तो ये निशान बदल जाएगा, अर्थात समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, AB के बराबर CA है और AB के ही बराबर BC है, यानी आपस में तीनों ही क्या होंगे, बराबर। तो A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस C बराबर है C क्रॉस A। यही हमें क्या था, सिद्ध करना था। ठीक, आगे यहाँ पर कह रहा है x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो अगर यहाँ पर जैसे x अक्ष से दूरी कहता है तो हम लोग अंडर रूल लगाएंगे। x अक्ष से दूरी कहता है तो x वाला भूल जाओ, केवल आप b स्क्वायर लिख लो, c स्क्वायर लिख दो, बस हो गया आंसर, आंसर। ठीक, अगर y से कह रहा हो तो y वाला भूल जाओ। ठीक, y अक्ष से कहेगा तो y वाला भूल जाओ, z अक्ष से कहेगा तो आपको c वाला भूल जाना है। तो इस तरीके से बीच की दूरी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट है, वैकल्पिक में आए तो आप कर सकते हो। आगे कह रहा है कि ये रेखाएं समांतर हैं या संरेख है या समरेख कहे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, चाहे समरेख दिया हो, चाहे संरेख दिया हो, चाहे समांतर दिया हो, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर सीधा एक सूत्र लगा देंगे कि समांतर का प्रतिबंध, समांतर का प्रतिबंध, कोई रेखाएं समांतर हैं कि नहीं, ये इसके लिए यही एक फार्मूला आप डाल सकते हो। अब ये समांतर में भी डाल सकते हो, समरेख में भी डाल सकते हो, संरेख में भी डाल सकते हो। क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। अगर कोई रेखाएं समांतर हैं तो उनके परस्पर दिक् अनुपात, जो i j के गुणांक है, दिक् अनुपात कहलाते हैं, इनका जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो जैसे ये आपका a1 हुआ, ये b1 हुआ, वो और ये आपका b1 हुआ, ये आपका c1 हुआ। ठीक, इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर आपका ये a2 हुआ, b2 हुआ और c2 हुआ। तो ये इसमें जब मान रख लोगे तो यहाँ पर 2 बटा a2 का मान a माइनस 3 बटा b2 का मान 6, c1 का मान 4 बटा c2 का मान -8। तो यहाँ पर 2 अपान, ये देखो यहाँ पर आपका माइनस का 1/3, 1/2 और यहाँ पर भी माइनस का 1/2। देखो शेष दोनों बराबर आ गए, बराबर होते ही हैं। ठीक, समानुपाती होते ही हैं, बराबर का मतलब उनका अनुपात समान होता है। अब यहाँ पर कोई से इससे तुलना कर लो, चाहे उससे तुलना कर लो, तो 2 अपान ए माइनस का 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मान क्या रहेगा, -2। तो इसलिए इस तरीके से आप जब भी समांतर होगा तो आप सिद्ध कर सकते हो। वैसे एक सदिश को वेक्टर a मान लेते हैं बराबर लेमडा वेक्टर b मान लेते हैं। समांतर दिखाने के लिए अगर ऐसा बराबर है तो बन जाता है, लेकिन जब मान निकालते हैं तो लेमडा गायब करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है जब भी मान ज्ञात करना हो या सिद्ध भी करना हो तब भी यही कर दोगे। सिद्ध करना होगा तो समांतर बराबर दिख हो जाएंगी। ठीक, आगे कह रहा है सदिश इतने का, रेखा इतने का सदिश समीकरण लिखो। क्या करना है, सदिश समीकरण लिखना है। तो हमने आपको बताया है इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो सपोज दैट हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं, दिया होता तो जितना दिया होता उतना लिख लेते। और कभी कभी ये मत टेंशन लेना कि कभी किसी सवाल में 0 दिया हो तो टेंशन ले लेना, वो गलत नहीं होता, 0 भी हो सकता है क्योंकि वो तो उसका समांतर सदिश का दिक् अनुपात है, उसके अपान में थोड़ा लिखा हुआ, वो इसका रूप होता है। तो बटे में अगर 0 हो तो ये ना समझो इसके अपान में है, उसका रूप होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जब भी सदिश रूप बनाएंगे तो इसमें x का जो गुणांक होता है वो 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पर जितना भी फालतू है, नहीं 6 कामन है तो 6 आप कामन ले लोगे बटा 1। ऐसे यहाँ पर 3 कामन है, 3 कामन ले लोगे, 6 कामन लोगे अगर तो यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर 3 बटा 6 हो जाएगा। जो भी कामन लोगे, y कामन लोगे तो यहाँ पर y रहे 3 कामन रहेगा, यहाँ पर 4 बटा 3 रहेगा बटा 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी हम 2 कामन लेंगे तो z माइनस 1 बटा 1। अब क्या है कि ये जो भी कामन लिए हो तो इसको अपान में लेकर आओगे तो x माइनस 1 बटा 2, और जब अपान में लाओगे तो 1/6 होगा, तभी तो ये 6 ऊपर जा पाएगा।
और यहाँ पर y प्लस 4/3/1/3, यहाँ पर z माइनस 1/1/2। तो ये जो रूप हमने बना दिया है यही क्या है आपका अभीष्ट रूप है, सही रूप है। लेकिन ये कौन सा रूप है आपका, ये रेखा का कार्तीय रूप है। अब हमसे पूछ क्या रहा था, तो हमसे पूछ रहा था सदिश रूप क्या है। ठीक, सदिश रूप। तो अब सदिश रूप के लिए क्या करेंगे, इसको कार्तीय रूप जो है आपका, ठीक, कार्तीय रूप जो है आपका, उसमें x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c से क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे। लेकिन ये तुलना तभी कर पाओगे जब उसको शुद्ध कार्तीय रूप में बना लोगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो x1 का मान क्या है, 1/2 है। मतलब ये देखेंगे ना, x1 यहाँ पर है, यहाँ x1 की जगह है, तो क्या है, उसका मान 1/2 है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं y1 का मान क्या है, तो y1 की जगह पर क्या है, 4/3 लिखा है, लेकिन इसमें माइनस है, इसमें प्लस, यानी कि निशान बदला हुआ है। फिर z1 का मान क्या लिख लेंगे, तो 1 लिख लेंगे। इस तरीके से नीचे नीचे ए बी सी होते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, a बराबर 1/6, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अब जब सदिश रूप लिखेंगे समीकरण का, सदिश रूप रेखा का लिखेंगे, तो वो सूत्र होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो यहाँ पर a क्या होता है, पहले बना लेते हैं। एक वेक्टर a निकालेंगे। वेक्टर a क्या होता है, बिंदु होता है। बिंदु मतलब ये वाले जो दिए हैं नहीं से बिंदु बनता है, अर्थात 1/2 i कैप माइनस 4/3 j कैप माइनस का k कैप, ये आपका बिंदु बन गया। फिर वेक्टर b, ये वो होती है जो रेखा, जैसे a और b का जो मान है ये इस रेखा की समांतर सदिश है। कोई रेखा खींचो तो उसके समांतर सदिश है। तो यहाँ पर वेक्टर b का मतलब है समांतर सदिश के अधिक अनुपात, यानी 1/6 i कैप 1/3 j कैप प्लस 1/2 k कैप। ये वेक्टर a और वेक्टर b हमने क्या किया, बना लिया। तो यहाँ पर अब रेखा का सदिश रूप लेंगे तो क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो a के स्थान पर तो हम a का मान लिख लेंगे, b के स्थान पर b का मान लिख लेंगे, अर्थात 1/2 i कैप 4/3 j कैप माइनस k कैप वेक्टर लेमडा b का मान लिख लेते हैं 1/6 i कैप 1/3 j कैप प्लस 1/2 k कैप। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका ये रहेगा। ठीक, ये रेखा का सदिश समीकरण हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये दो रेखाएं दी हैं। ठीक, जो कह रहा है रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, तो के का मान ज्ञात करो, कई बार पेपर में आया। तो इसमें भी हमको मानक रूप बनाना पड़ जाएगा। ठीक, तो मानक रूप इसमें कैसे बनाओगे, तो इसमें हमने क्या बताया था, x का गुणांक 1 होना चाहिए, y का गुणांक 1 होना चाहिए, z का गुणांक 1 होना चाहिए, तभी वो मानक रूप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, -a काम लेंगे, तो x माइनस 1/3। यहाँ पर आप 7 काम ले लोगे तो y 7 दूना 14/2p। यहाँ पर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको काम लेने की। और इसमें देखते हैं तो इसमें माइनस का 7 काम ले लोगे, x का गुणांक 1 बनाना होता है प्लस का, तो माइनस का 7 काम ले लोगे तो x माइनस 1/3p। यहाँ पर y माइनस 5/1, यहाँ पर माइनस का a काम ले लेते हैं तो z माइनस 6/5। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, आगे बनाएंगे तो x माइनस 1, माइनस नीचे ले जाएंगे तो माइनस ऐसे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस 2p/7 ऐसे लिख लोगे, z माइनस 3/2। यहाँ पर x माइनस 1/3p के पान में कितना है, -7 हो जाएगा। y माइनस 5/1, यहाँ पर z माइनस 6/5। तो अब यहाँ पर क्या है, चूंकि ये रेखाएं लंब है, चूंकि ये रेखाएं क्या हैं, लंब है। अब ये रेखाएं लंब हैं तो इसलिए परस्पर इनके जो दिक् अनुपात हैं, ये क्या है, दिक् अनुपात, इनका जो परस्पर गुणनफल होगा वो -1, वो 0 के बराबर होगा, यानी -3। और ये ले लेते हैं 3p/-7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5, तो बराबर 0। तो यहाँ पर आपका आएगा 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस का 10 बराबर का
0, तो यहाँ हर बराबर ही है हमारा, तो 9 2 11 p बटा 7 बराबर 10। इस तरीके से p बराबर 70 बटे 11 p का मान आ जाएगा। ठीक, यहाँ आगे देखते हैं, इस बिंदु से जाने वाली रेखा इसके समांतर ज्ञात करो। तो हमने अभी बताया अगर कोई बिंदु दिया हो उसको वेक्टर a बराबर, यहाँ पर सदिश समीकरण ज्ञात करना है हमको। ठीक, तो वेक्टर a बराबर लिख लेते हैं 5i प्लस 2j के माइनस का 4k के, और वेक्टर b बराबर इसको लिख लेते हैं 3i प्लस 2j के माइनस का 8k के। अब यहाँ पर सदिश समीकरण लिखते हैं, तो सदिश समीकरण यहाँ पर क्या रहता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b अभी बताया गया था। तो वेक्टर यहाँ पर a के स्थान पर 5i प्लस 2j माइनस का 4k लिख दोगे, प्लस लेमडा वेक्टर b के स्थान पर क्या लिख लोगे 3i प्लस 2j माइनस का 8k कैप लिख दोगे। तो इस तरीके से ये आपकी सदिश समीकरण रहा। अब आगे यहाँ पर इनके बीच की दूरी कह रहा है एवं बीच का कोण भी कह रहा है। तो ये रेखाएं दी हैं, इनके बीच की दूरी याद करने के लिए हम पहले रेखा का समीकरण बना लेते हैं। तो जैसे रेखा का समीकरण इसका कैसे बनाया जाएगा अभी हमने आपको बताया था, कहाँ बता दिया है, ये लंब है समझ लो तो बता दिया है, या यहाँ पर समझ लीजिए ये कार्तीय समीकरण है। इस कार्तीय समीकरण में हमने किस तरीके से कोई रेखा निकाली जाती है हमने डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कार्तीय रूप दिया है तो तब भी इसको सदिश रूप बना लेना होता है हमको। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर x y z गुणांक एक एक ही है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी निशान हो बदल के लिख लेते हैं। तो यानी यहाँ पर एक नोट करेंगे तो आई कैप, वो भी निशान का रहेगा माइनस का, फिर अगला इसका जे कैप वाला, फिर ये आपका के कैप वाला। यहाँ पर जो भी निशान दिया होगा उसका निशान बदल के लिखते हैं। ठीक, क्योंकि सूत्र में माइनस होता है। ये वेक्टर r बराबर हो जाएगा और यहाँ पर लेमडा बराबर फिर a b c a वाले लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। 7i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का k कैप। ध्यान दें अगर गुणांक यहाँ पर शुद्ध ना हो, बराबर ना हो, तो पहले पिछले सवाल की तरह गुणांक बढ़िया बना करके उसके बाद इतना बनाओगे। इस तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर 3i पहले से इसमें माइनस लगे हुए हैं तो प्लस लिख देंगे, निशान बदल के लिखना है 7j कैप प्लस यहाँ पर उसमें म्यू लेमडा लिख चुके तो इसमें म्यू लिख लो। ठीक, अब यहाँ पर ये गुणांक लिख लेते हैं तो क्या रहेगा i माइनस 2j और प्लस का k। ठीक, अब यहाँ पर एक सूत्र बना लेते हैं हम लोग। पहले लेते हैं a2 माइनस a1। ये a1 a2 क्या है पहले लिख लेते हैं। तो ये वाला जो मान है हमारा वो a1 है, और वेक्टर ये वाला जो मान है वो a2 है, यहाँ वाला जो मान है वो b1 है, और ये वाला जो मान है वो हमारा b2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग a2 माइनस a1 लिखेंगे। ठीक, तो a2 हमारे पास क्या है 3i प्लस 5j प्लस 7k कैप माइनस का i j और k कैप। इसको घटा लेते हैं तो घटाने से यहाँ पर निशान बदल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4i प्लस का 6j और 8k। आगे हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे b1 क्रॉस b2 की हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है क्रॉस अभी हम लोग पीछे देखे थे, i j और k कैप लिख देते हैं। तो b1 के गुणांक हम यहाँ पर क्या हैं 7 माइनस 6 और 1, और b2 के गुणांक क्या है यहाँ पर 1 माइनस 2 और 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। तो i कैप के लिए हम क्या करेंगे तो i जब लिखेंगे तो i की पंक्ति कॉलम चला जाएगा, जानते हम लोग ही हैं। तो यहाँ पर पहले गुणा इसकी विपरीत गुणा निशान बदल देते हैं तो माइनस का 6 और प्लस का 2। यहाँ पर j वाले में क्या रहेगा तो j वाले में प्लस का 7 माइनस का 1, और k वाले में क्या रहेगा आपका माइनस का 14 और प्लस का 6 निशान बदल करके। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 4i और यहाँ पर प्लस ये 6 आपका 6j और यहाँ पर माइनस का 8k। ठीक, तो ये आपका b1 क्रॉस b2 निकल आया। ठीक, अगर साथ में इसका जो है मापांक भी निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 का मापांक निकाल लेते हैं। तो मापांक के लिए क्या करेंगे यही -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा और -8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 36
और ये आपका कितना रहा 64। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 6 12 और 4 16 हो गया, 6 3 9 और 1 10 और 1 11 यानी 116 हो गया। अब आपको यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र डालना होता है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, A2 माइनस का A1 और बीच में यहाँ पर होता है डॉट B1 क्रॉस B2 बटे इनका मापांक, ठीक, बटे इनका मापांक B2 क्रॉस B2 का, B1 B2 का, ठीक। तो ये सूत्र होता है, ध्यान रखना इसमें डॉट होता है। अब आगे जो है क्या है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 हमारे पास ये निकला हुआ था। तो यहाँ पर क्या है A2 माइनस A1 का मान 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 का मान हमने क्या निकाला था, B1 क्रॉस B2 का ये वाला निकाला था, माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k। ये जो बीच की दूरी का लगा रहे हो जैसा कि जानते हो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वरना सवाल के शुरुआत में कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बीच की दूरी का तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अब यहाँ पर क्या है, यही गुणा करते हैं, तो इसकी इससे गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं ना, इसकी इससे गुणा करते हैं। तो गुणा करोगे तो पहले गुणा क्या आएगी, माइनस का 16 आएगा, फिर माइनस का 24 आ गया, वो 36 आ गया, और फिर आपका ये हो गया 64, पूरा माइनस का आ गया। तो माइनस का आपका ये 116 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कभी भी डिस्टेंस माइनस की नहीं ली जाती, तो यानी कि प्लस का रहेगा 116। आगे हल करना चाहें तो 116 पर अगर हम रूट लगा दें, क्योंकि समान आ रहे हैं इसलिए, वरना तो ऐसे पड़ा रहता, तो रूट का स्क्वायर उतना ही रहेगा। तो अब क्या है, एक कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक कट जाएगा, अर्थात अंडर रूट 16 मात्रक, ये आ गई दूरी। अब इसी प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो। तो इनके रेखाओं के बीच का कोण क्या रहेगा, तो ये जैसे आपने B1 निकाल लिया, B2 निकाल लिया, तो अगर आपसे बीच का कोण कहता है तो आप जो सूत्र डालोगे तो यही B1 डॉट B2 बटे B1 का मापांक और B2 का मापांक, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण कौन सा होता है, जो उनके सदिशों के बीच का कोण होता है। कौन सी, समांतर सदिशों के बीच। ये क्या यहाँ पर है, समांतर सदिश होती, जैसा सब लोग जानते हो पहले से, ठीक। तो जो दो रेखाओं के बीच का कोण कौन सा होगा, जो उनके समांतर सदिशों के बीच का कोण होगा, तो ये सूत्र डाल सकते हैं हम लोग, ठीक। अगला यहाँ पर क्या है, तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं गुणांक देखना होता है, पेपर में ध्यान रखना कि क्या इनके गुणांक समानुपाती हैं। तो हम देखते हैं 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, हाँ समानुपाती हैं। तो अगर किसी तरीके से समानुपाती आ जाए तो समझ लेना इसमें फार्मूला दूसरा लगेगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, तो ये तो नोट ही कर लेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। A1 2j और प्लस 3k, और यहाँ पर B1 लिख लेते हैं 2i प्लस 4j प्लस 5k। और यहाँ पर जब समान दिखे तो समान देखो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो कुछ कॉमन हो जाएगा, यानी 2 कॉमन है। कॉमन लेकर के अगर 2 हम यहाँ लिख दें तो यहाँ पर हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k ये समान बचा। और जो दोनों में समान बचता है, जो दोनों में समान बचता है, उसी को हम वेक्टर b बराबर केवल लिख लेते हैं, ठीक। तो वेक्टर b बराबर हम लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब आगे हमको सूत्र कौन सा लगाना होता है, तो यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र कौन सा लगाना होता है, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। कैसे घटाया जाएगा अभी हमने सिखाया है आपको। अब यहाँ पर हो जाता है क्रॉस, यहाँ पर वेक्टर b बटे वेक्टर b का मापांक, ये ध्यान रखना सूत्र होता है। यानी पिछले सूत्र में क्या था, यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर क्या है क्रॉस। तो यह ध्यान रखना कि यहाँ पर क्रॉस होता है। और बाकी आप जानते हो कि टोटल तो धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से मॉडर्न आंसर जो भी आना चाहिए वो। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, A1 B1, यहाँ पर आपको A2 लिखना है, A1 A2। तो A2 से A1 हम घटा लें पहले, ठीक। तो घटाएंगे कैसे, हम लोग जानते नहीं। 2i प्लस 4j प्लस 5k कैप लिख लीजिए, और माइनस यहाँ पर i प्लस 2j प्लस 3k कैप। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या रहेगा, i कैप और प्लस का 2j कैप, और घटाएंगे तो प्लस का यहाँ पर 2k कैप यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आके यहाँ पर हम
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B का निकाल लेते हैं क्रॉस। तो यहाँ पर I J K ले लिया, यहाँ पर 1 2 2 ले लिया, और यहाँ पर आपका वेक्टर B का क्या है 2 3 और 4 ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर I लिख दिया, माइनस J लिख दिया, प्लस K लिख दिया। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पिछले सवालों की तरह जो भी लोगे तो उसकी पंक्ति उसका कॉलम हटाओगे, तो हल क्या आएगा यहाँ पर 4 दूना 8 माइनस का 6, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर J जब लिखोगे तो 4 और माइनस का 4, और जब K लिखोगे तो 3 माइनस का 4। ठीक, यहाँ पर आपका 2i रहेगा, यहाँ पर 0j लिख लो चाहो तो, और यहाँ पर माइनस का k कैप। ये इनका क्रॉस आया। ठीक, और जो क्रॉस आया इसी का हमें मापांक भी ज्ञात करना है। ठीक, यानी यहाँ पर बीच की दूरी, बीच की जब दूरी लिखेंगे तो जैसे ये मान हमारा आया है 2i 0j और k अपान, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है, और नीचे जो वेक्टर b है उसका भी मापांक ज्ञात करना है, यानी कि 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, इसका भी हमको मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक ऊपर कितना निकलेगा, तो ऊपर आपका मापांक निकलेगा 2 का वर्ग और प्लस माइनस 1 का वर्ग। ठीक, 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो आपका यहाँ पर रूट 5 रहा, और नीचे कितना रहा रूट, तो 4 का वर्ग 16, 4 20 और 9 29, तो ये रहा रूट 5 बटे रूट 29 मात्रक। तो इस तरीके से हमने आपको इसमें 10 सवाल बता दिए हैं, और ये 10 आप कंप्लीट कर लेंगे। हमें उम्मीद है अगर थोड़ा सा सरल पेपर रहा तो 10 में से ही आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कठिन रहा तो आगे के क्वेश्चन हैं इनको अपना देख समझ लेना, इनसे हटके और पेपर नहीं जाएगा। धन्यवाद। आज